देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में तेजी का शानदार रुझान बरकरार और आज शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से बेहतर संकेत और बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारतीय बाजारों के लिए, इकोनॉमी के लिए आउटलुक पॉजिटिव किया है, बढ़ाया है। इन सब के बीच में क्या तेजी और आगे बढ़ेगी, क्या 8800 के आसपास निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं हेमंत गई। जी हां, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजारों का प्रदर्शन काफी अच्छा और कल का सत्र भी देखिए आप, करीब 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स ने जाकर समाप्ति दी और निफ्टी 3 हफ्तों के क्लोजिंग हाईज पर जाकर बंद होने में सक्षम रहा। RIL जैसे दिग्गज, कोल इंडिया, एयरटेल, ITC जैसे दिग्गजों में कल जमकर खरीदारी होती हुई नजर आई। हालांकि बैंक निफ्टी कल भी तीसरे दिन लगातार अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा। देखना होगा आज ये क्या आउट परफॉर्म करेगा। छोटे मझौले शेयरों के लिए काफी अच्छा दिन था। स्मॉल कैप इंडेक्स 7 साल के उच्चतम स्तर पर जाकर पहुंच गया है। मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी तेजी कल के सत्र में दिखी। लेकिन दुनिया भर के बाजारों का हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं आशीष वर्मा के पास। आशीष, FOMC के जो मिनट्स निकल कर आए वो डविश स्टेटमेंट्स थे। बिल्कुल पॉजिटिव क्यूज है उस लिहाज से। ध्यान रखें, अमेरिकन मार्केट्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में हर निशान के साथ कामकाज हुआ। 1/4 से 3/4% की बढ़त थी और सबकी नजर थी वो FOMC के मिनट्स पे। ट्रेडिंग के दौरान वो मिनट्स रिलीज हुए। इनिशियली तो नीजर्क रिएक्शन था निगेटिव, क्योंकि उसमें जब पहला लोगों को लगा कि हॉकिश साउंड कर रही है फेडरल रिजर्व उस मिनट्स में, और काफी ज्यादा डिवीजन था लोगों के बीच में कब दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी उस मीटिंग में। उसके मिनट्स पढ़ने के बाद बाजार को लगा थोड़ी चिंता की बात है, तो अब हमने देखा वोलेटाइल सेशन हुआ, दबाव देखने को मिला। उसके बाद रिकवरी हुई, फिर कच्चे तेल में जिस तरह की कल प्राइसेस में कोलैप्स देखने को मिला, उसके बाद दबाव थी। लेकिन फाइनली जब मिनट्स को पचाया गया तो फाइनली ये निकल के आया कि अभी भी US FOMC डविश साउंड कर रहा है, यानी कि ब्याज दरें शायद जून में ना बढ़ती हुई नजर आए। और फिर हमने देखा दिन के हाईज के आसपास जाके मार्केट्स वहां पे क्लोज हुए। कच्चे तेल की मैंने बात करी, ऐसा कल क्या हुआ? कल ध्यान रखिए नियरली 7% के आसपास का करेक्शन कच्चे तेल के फ्रंट पे आया था। कल परसों आपको याद होगा सऊदी अरेबिया की तरफ से खबरें थी कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन उन्होंने मार्च के महीने में डिलीवर करा है, कच्चे तेल पे दबाव बना था। कल US इन्वेंट्रीज आनी थी, 34-35 लाख बैरल्स इन्वेंट्रीज बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस थी। एक्चुअली उससे 3 गुना यानी कि 1 करोड़ बैरल्स के आसपास इन्वेंट्रीज बढ़ गई और इसलिए कच्चे तेल में कल शार्प रिएक्शन था उन लो लेवल से। हालांकि आज अर्ली एशियन ट्रेड में थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन बेहद शार्प दबाव वहां पे देखने को मिला। यूरोप आपको याद होगा कल 1% के आसपास के पॉजिटिव मूव्स दिखा रहा था। कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान रखिए शुरुआत भी पॉजिटिव नोट पे हुई थी, लेकिन फाइनली मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला, क्योंकि वहां पर भी FOMC मिनट्स का इंतजार था, तो उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड्स देखने को मिले। साथ साथ यूरोप के लिए एक चिंता की बात कि ग्रीस के प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में जो मुलाकात हुई है कल, उसको लेकर थोड़ी सी नर्वसनेस बिल्डअप हुई थी, इसीलिए वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई। एशियन मार्केट्स लेकिन जो पॉजिटिव US क्यूज हैं उसे पिकअप कर रहा है। तमाम एशियाई पैक आपको की स्क्रीन पर हरे निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। निकेई 2000 के बाद सबसे उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉस्पी में हमने देखा है पिछले 5 मंथ्स के हाईज के आसपास ट्रेड्स हैं और भारतीय बाजार यानी कि SGX निफ्टी के इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद 1/3% के आसपास के अपटिक्स होंगे। तो एक पॉजिटिव US लीड के चलते एक सबसे इंटरेस्टिंग कच्चे तेल में जिस तरह का फॉल है और जो मूडीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उन सब का इंपैक्ट है जो आप देख रहे हैं। आज फिर से हर निशान की शायद हम शुरुआत करें। बिल्कुल, और हरे निशान के साथ ही निश्चित तौर पर शुरुआत होगी। शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। अनिल, कच्चा तेल ये एक बड़ा पॉजिटिव। हांगकांग के मार्केट्स देखिए, कुछ देर पहले 1000 पॉइंट की रैली थी, अभी भी 800 पॉइंट की रैली है। FOMC के मिनट्स दबिश, इससे अच्छे संकेत हो नहीं सकते। सबसे बड़ी बात हेमंत, जो ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव दिख रही है, क्रूड के दाम कम हुए हैं, तेजी से कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पहले क्या हो रहा था, जब क्रूड के दाम तेजी से गिर रहे थे $60 के नीचे आने के बाद, तब हर बार इक्विटी मार्केट्स नेगेटिव रिएक्शन देते थे कि ग्रोथ को लेकर चिंताएं, और इस वजह से क्रूड अगर गिर रहा है या मेटल्स दूसरी कमोडिटीज गिर रही तो वो बहुत अच्छी बात नहीं। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट्स का भी नजरिया क्रूड के फॉल पर बदलता हुआ दिख रहा है, ये बेहद पॉजिटिव है। भारतीय बाजारों के लिए तो क्रूड का गिरना अच्छा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब
आज जिस तरह के संकेत ये आते हुए दिख रहे हैं, साफ तौर पर एक तरफ जहां आपके लिए एक क्रूड के दाम की कमी, दूसरी तरफ रुपए की मजबूती भी फायदा देती हुई नजर आएगी। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट का सेटअप भारतीय बाजारों के मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और उस लिहाज से आप एक शायद ज्यादा बेहतर गैप अप ओपनिंग की उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरह की आप गैप अप ओपनिंग देखकर चलें उससे बेहतर हो सकती है। ओके, और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि आउटलुक को अपग्रेड किया है मूडीज ने। पहले स्टेबल था और वो अब दरअसल पॉजिटिव हो गया है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सुब्रमण्यम जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मूडीज की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा भारत के लिए, आप कैसे देखते हैं इसे? मतलब ये अच्छी खबर है। इट कंफर्म्स द स्टांस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। इट कंफर्म्स दैट कि मतलब इकोनॉमी अच्छी दिशा में चल रही है। देयर इज मैक्रो स्टेबिलिटी और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भी इम्प्रूव हुए हैं। और ये भी दिखाती है कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है कि थोड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट पुश करें, दैट कैन कम टू रिवाइव ग्रोथ। वो मतलब दैट कैन कम विदाउट अंडरमाइनिंग जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है फिस्कल डिसिप्लिन के लिए और मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए। सर, अनदर थिंग जो मूडीज कह रही है कि आगे चलते हुए रेटिंग अपग्रेड का जो केस बनेगा वो इस बात पर बनेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बॉटलनेक्स हैं सरकार उसे किस तरह से दूर करती है और आगे ग्रोथ को ट्रैक पर लाने के लिए क्या एक्शन लेती है। इस पर क्या कहना है आपका? क्या एक अपग्रेड का केस बहुत जल्दी देखने को मिलेगा? देखिए, गवर्नमेंट जो करेगी वो मतलब रेटिंग्स अपग्रेड के लिए नहीं, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी उस दिशा से करेगी। और द स्ट्रैटेजी इज टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड I mean, there's a good chance that will happen over the next 12 to 8 months. आपका ये भी क्या सर, एक आखिरी सवाल बस छोटा सा, अब आपको ये भी लगता है कि आगे चलकर कुछ और रेटिंग एजेंसीज इसी तरह के कदम उठाएंगी? फिच की तरफ से, S&P की तरफ से भी कुछ आप बयान एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह के? वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आपका। अनिल, अब एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी और सब लोग यही मानकर चलेंगे कि शायद दूसरी एजेंसीज भी इसी तरह के कदम उठा सकती हैं और सबकी नजर अब फिर से संसद पर रहने वाली है। जीएसटी, लैंड बिल, देखना होगा इस संसद में पास होंगे या नहीं, क्योंकि उनका कहना यही है कि पॉलिसी एक्शन जिस तरह से लिए गए हैं उससे वो खुश हैं। अब तक जो एक्शन हुआ है वो सेंटिमेंट के लिहाज से ज्यादा हुआ है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि सेंटिमेंट काफी सुधरा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो काफी कंफर्ट आते हुए दिख रहे हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिखा है जिसकी वजह से उन्होंने आउटलुक को अपग्रेड किया है। अब आउटलुक से रेटिंग अपग्रेड पर अगर आपको जाना है, जो कि जनरली एक आउटलुक अपग्रेड के बाद अगले 18 महीनों के भीतर होने की संभावनाएं बनती है, हो सकता है हमें उतना लंबा इंतजार न करना पड़े, लेकिन उसके लिए ये जरूरी होगा कि सरकार की तरफ से और ज्यादा एक्शन होते हुए दिखे। और खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो स्पेंडिंग है, जो सरकार की तरफ से पहले पैसा खर्च करने की प्रक्रिया है जिससे कि ग्रोथ ट्रैक पर आती हुई दिखे, वो मूडीज साफ तौर पर कह रही कि वैसा होता दिखे तो फिर आप रेटिंग अपग्रेड का एक केस होते हुए देखेंगे। लेकिन एक सबसे बढ़िया पॉजिटिव बात हेमंत यही है कि एक रेटिंग एजेंसी ने इसकी शुरुआत की है और जनरली हम ये ट्रेंड फॉलो होते देखते हैं कि दूसरी रेटिंग एजेंसीज भी इस तरह के एक्शन होते हुए दिखे, तो कम से कम सेंटीमेंट सुधारने के लिहाज से ये काफी बेहतर है। और जाहिर सी बात है कि आपके बॉन्ड यील्ड्स इससे गिरते हुए नजर आएंगे, रुपए की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आएगी, साथ में क्रूड की गिरावट है। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया संकेत नहीं हो सकते हमारे लिए कि आप इस तरह के माहौल में एक आउटलुक अपग्रेड होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, और अगर आउटलुक अपग्रेड होता है तो एक और भी बेहतर खबर होगी, लेकिन देखना होगा कितना समय मूडीज और लेगा और दूसरी एजेंसीज और लेंगे। लेकिन अनिल, एफआई डेटा के ऊपर रुक करते हैं। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार खरीदारी का फिगर चल रहा था और अचानक से देखिए 479 करोड़ रुपीस की सेल का फिगर, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और पिछले 4 दिन से आप देखिए 2.5% की तेजी देखी जा चुकी है निफ्टी में। उसके बाद ये सेल फिगर थोड़ा मूड बिगाड़ सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से मूड नहीं बिगाड़ेगा और उसकी वजह यह कि कुछ एडजस्टमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। जो एफआईएस की पोजीशंस हैं वो एडजस्टमेंट ये है कि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी नहीं कर रहे थे, वहां पर थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाकर रखे थे या फिर उन्होंने पुट ऑप्शंस खरीदे थे और साथ में कैश मार्केट में स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी होती हुई दिख रही थी। कल के सेशन में उल्टा हुआ है, जहां स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है
और साथ ही कैश मार्केट में बिकवाली होती हुई दिखी है। लेकिन सामने आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में जो दमदार खरीदारी हुई है 1175 करोड़ की, वो दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखें तो काफी ज्यादा है। और उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि एफआईज ने इन लेवल्स पर यह किया है कि अब फ्रेश खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में की है, इंडेक्स फ्यूचर्स की अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर किया। सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में उन्होंने स्पेसिफिकली जहां जहां उन्हें लग रहा है कि एक अच्छा रनअप हो चुका है वहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ये एक बैलेंस संकेत है और ओवरऑल आंकड़ों के लिहाज से देखें तो आप पॉजिटिव साइड पर। दूसरी बात यह कि ऑप्शंस में आप देखिए एक्टिविटी थोड़ी सी लो होती हुई दिखी है, तो एक्शन जो है वो अब ऑप्शन से शिफ्ट होकर फ्यूचर्स की तरफ जाता हुआ दिखा है, क्योंकि पिछले 4 सेशन में आप देखिए ऑप्शन के डेटा भारी भरकम आपको नजर आ रहे थे, हर रोज 1000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी होती हुई दिखती थी। तो अब साफ तौर पर एफआईज ये कह सकते हैं आपकी डायरेक्शन के तौर पर बाजार पर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें यह लग रहा है कि अब डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है और उस लिहाज से इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट रहना ठीक नहीं है, बल्कि अपनी शॉर्ट कवर कर लेनी चाहिए और साथ ही लॉन्ग पोजीशन भी बनाए तो हर्ज नहीं। तो ओवरऑल मार्केट के लिहाज से आप ये डेटा पढ़ें, बेहद पॉजिटिव है। ओवरऑल स्टॉक्स के लिहाज से पढ़े तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एफआईज की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग का हो सकता है। अगर आप उन स्टॉक्स में जहां एफआईज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो ही आपके लिए दिक्कत है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के लिहाज से ये डेटा बेहद पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं। पुट कॉल रेशियो क्या कह रहा है, क्या कहीं हम ओवर बॉट तो नहीं हो रहे? ये बात सही है कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हायर लेवल पर है, लेकिन हेमंत जो हम कल बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो हायर होने के बावजूद क्यों बाजार ओवरबॉट नहीं दिख रहा, वो इस वजह से कि पुट ज्यादा खरीदे गए। जनरली ये होता है कि अगर आप कॉल ज्यादा बेचे गए और उस लिहाज से पोजीशंस बनी हो तो आप ये कहेंगे कि कॉल ज्यादा खरीदे गए, तेजी की पोजीशंस ज्यादा बनी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस बार पुट कॉल रेशियो ऊपर जाने के बावजूद जो पोजीशंस ज्यादा बनती हुई दिख रही है वो पुट में बन रही है, और पुट में भी खरीदारी की बनी है और वो भी एफआईज की तरफ से। इसका मतलब साफ है कि हेजिंग के लिहाज से या मंदी की पोजीशंस ज्यादा बनती हुई दिखी है, और जब मंदी की पोजीशंस ज्यादा हो और पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर हो तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कल के वायदा कारोबार में काफी अहम और इंटरेस्टिंग संकेत आते हुए दिखे। पहले कुछ पॉजिटिव संकेत की बात करें, जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं वहां पर अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिखी और कई दिनों बाद, लंबे समय बाद निफ्टी फ्यूचर्स पर एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बनी, अच्छा संकेत है। दूसरा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8400 से मूव होकर ऊपर की तरफ 8500 पर आया है, यानी कि बाजार की जो रेंज है, सपोर्ट रेंज, धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकती हुई दिख रही, ये दूसरा अच्छा संकेत है। तीसरा सबसे बड़ा और अहम संकेत आज के ट्रेडर्स के लिए, जो कल हम बात कर रहे थे कि 8700 का लेवल बेहद अहम होगा, और कल आपने देखा किस तरह से 8700 के लेवल पर बाजार ने लगभग पूरा दिन बिताया और उसके थोड़ा ऊपर जाकर पॉजिटिव क्लोजिंग दी। आज के सेशन में भी संकेत वही अहम है, क्योंकि 8700 के लेवल पर कल 10.5 लाख शेयर पुट में नए जुड़ते हुए दिखे। तो अब बाजार के लिए अब बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आज का लेवल 8700 का होगा, संभावना कम कि आप उसके नीचे जाएं, तो आपके लिए इंट्राडे के लिए सपोर्ट लेवल बहुत ऊपर आता हुआ दिखा है, ये तीसरा पॉजिटिव है। नेगेटिव ढूंढने जाएं तो ये सबसे बड़ा कि लगातार 3 दिन हो गए बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है, कल भी बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखी है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि ऊपर की तरफ है, और उसके साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की तरफ से थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन, सेल पोजीशन बनी है। लेकिन ओवरऑल आंकड़ों को देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि बाजार में सपोर्ट लेवल बहुत ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और उस लिहाज से भले ही थोड़ी बहुत आपको वोलेटिलिटी ऊपर के लेवल पर देखने को मिले, लेकिन डाउन साइड रिस्क बाजार की काफी कम नजर आ रही है, ये वायदा कारोबार के आंकड़े साफ बता रहे हैं। चलिए, और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन काफी बेहद खास है, और आज इस खास दिन की शुरुआत हुई है पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ। मूडी से आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव किया है। जी हां, इस खबर पर सिडनी से हमारे साथ जुड़ेंगे एफएस सिक्योरिटीज के पीटर मैगवायर, जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को। बाजार में अभी म्यूचुअल फंड्स कहां शॉपिंग कर रहे हैं, ये जानेंगे मोतीलाल ओसवाल एएमसी के ताहिर बादशाह से। इसके अलावा हाल फिलहाल की तेज रफ्तार के बाद फार्मा इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं और आपके लिए कहां हैं मौके, बताएंगे हमें फार्मा एक्सपर्ट केवल हांडा और एंजल ब्रोकिंग के रिसर्च एक्सपर्ट सरबजीत कौर नांगरा। इसके साथ ही आज दिग्गज एक्सपर्ट विकास सेठी हमें बताएंगे कौन से हैं वो स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में दे सकते हैं कई गुना रिटर्न्स। मल्टीबैगर पिक्स। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब बड़ा सवाल यही है कि आज इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज के बीच में भारतीय बाजारों को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स काफी स्टेबल हैं, यूएस में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, जी हां, और हांगकांग के मार्केट्स भी देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिली है उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। 4 दिनों में 2.5% की तेजी देखी जा चुकी है, और मूडीज की तरफ से ये बयान। पहले भी जब इस तरह के बड़े इवेंट्स हुए हैं तो टॉप हो जाता है मार्केट में, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज एक टॉप हो जाए। और ये बताइए, क्या जो
बुल्स चाहते हैं कि बेस्ट अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर कर लें, आज वो होगा क्या? करनी पड़ेगी, क्योंकि कल भी आप देखिए जब बड़े इन्वेस्टर्स कवर कर रहे हैं, एफआईज अगर कवर कर रहे हैं तो फिर शॉर्ट सेलर्स कब तक रहेंगे? क्योंकि मूडीज का ये अनएक्सपेक्टेड मूव आया है। अगर शायद ये नहीं होता तो बाजार एक सुस्त शुरुआत देता है, क्योंकि कैश मार्केट में एफआईज की बिकवाली थी तो उसको देखते हुए। लेकिन क्योंकि मूडीज ने एक बड़ा ये आउटलुक अपग्रेड दिया है, तो उसके बाद आप एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि बाजारों को 8,775 8,800 की रेंज में ले जाने की कोशिश कर सकती है। वहां पर आपको शायद प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। लेकिन अच्छी बात यह कि बाजार के लिए जो बेस है वो बहुत ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है, और आज के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बाजार का वो है 8,680 से लेकर 8,700। इस लेवल को आप चाहे तो स्टॉप लॉस मान लें, चाहे तो खरीदारी करने के लिए इस पॉइंट के आसपास जब भी बाजार आए वो मान ले, लेकिन इसके नीचे जाने की संभावनाएं काफी कम दिख रही है। जिस तरह की पोजीशंस बनी है 8,700 के पुट पर, और जिस तरह से बाजार ने सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, तो डाउन साइड रिस्क आपकी कम है, अपसाइड पोटेंशियल खुलता हुआ नजर आ रहा है। इन पॉजिटिव खबरों के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि बाजार में सेल ऑफ आने की उम्मीद है। हाँ, हो सकता है सेकंड हाफ में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आती हुई दिखे, लेकिन अब भी ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ब्रॉडर मार्केट की रैली साफ तौर पर कॉन्फिडेंस लौटाने वाली है, और ऐसे में कैश मार्केट के स्टॉक्स का एक्शन अब भी बरकरार रहेगा, और ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तेजी की तरफ। तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए बजाय इसके कि शॉर्ट करें। हाँ, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और थोड़ा बहुत 8,800 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन शॉर्ट पोजीशन बनाना इस बाजार में ज्यादा रिस्की है। बाय ऑन डिप्स ज्यादा सही रणनीति है। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की रणनीति ने कल भी पैसा बना कर दिया है। हालांकि कल हमने देखा था बैंक निफ्टी ने फिर से अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था। आज अगर वो आउट परफॉर्म करता है तो भारतीय बाजारों के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात भारतीय बाजारों के लिए हो चुकी है, और वो है भारत का आउटलुक अपग्रेड करना। जी हां, हमने देखा मूडीज की तरफ से जो स्टेबल स्टांस था उसको पॉजिटिव किया गया है। चलिए इसी पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ पीटर मैक्वायर जुड़ चुके हैं, एफएस सिक्योरिटीज के मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट, सिडनी से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हाय पीटर, गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू सी दिस चेंज इन स्टांस बाय मूडीज? Morning, and thanks for inviting me on the show. Look, a couple of things. I think it underpins a wonderful level of confidence that the analysts have for the Indian economy as a whole. They're very mindful that they've done their due diligence, and naturally across all of the different frameworks, they believe that there's more to the upside for over the coming years, and that doesn't surprise me considering it's tipped to be the fastest growing economy come the end of 16, start of 2017. It'll outpace China. So it shows a level of commitment from the research houses, and what you're going to see, I'm sure that you'll see Fitch and the other associated rating agencies follow suit. Mr. Maguire, do you see a case of rating upgrade going forward in next few months or so? I wouldn't be surprised. What it does, it naturally will underpin the markets, I think, a level of confidence, and I also feel that where it goes from here, naturally investors will look at this sort of news as a reality check and should support pricing. I wouldn't be surprised that the market rallies from here. And when you look at probably valuations, if you look at PE ratios that the S&P 500 is experiencing in the United States, they're certainly far above their all-time averages, and with the low interest rate environment globally and relatively low inflation numbers. So, in turn, I'm feeling fairly confident that the market will have an uptick from here. Mr. Maguire, India's rating has been Baa3, and this rating actually is very low. If you talk to economists in India, they say Ireland, Turkey, Indonesia, these are the countries which enjoy this kind of rating. Do you think that this rating was not justified, and actually Moody's should consider this point and do a rating upgrade very soon now, since policy actions have been going at a faster pace? Well, they've got to do their due diligence. There are benchmarks that they've got to look at as far as comparatives to other nations and, of course, to other economies. And once they do that and they look at the risk metrics and they appreciate, all of that particular work goes into determining a rating. And once they've done their analysis, then they take on board subjectively and realise that, that's what they're going to put pen to paper to, and that's where they're going to see, the awarding of that particular rating.
and I'm not here to argue with Moody's. They're far smarter and brighter than I. And they've obviously done their homework very diligently, and that's where they're seeing the true value. Mm-hmm. Mr. Maguire, how do you see a sharp fall in crude prices, and do you think crude is heading towards much lower levels now? What's your target? I'll tell you what, it's a crude market. If you look at it over the last week and a half, it's nothing short of unbelievable, the volatility. We're up some days 5 and 6% and down the next day 6%. So it's had a huge volatility swing. I wouldn't be surprised. It's so hard to pick a market. You've got comments coming out of where the Saudi kingdom is as far as pricing. You've got the first time really in history over the last couple of months that open interest for Brent has surpassed WTI. We've got the hedge funds that are entering certainly the Brent market. And you're looking at, I think, probably a premium to the WTI. I wouldn't be surprised the Brent market, oscillates around this sort of range. It's hard to put a determinant price on where we see, the future, but it's certainly a wonderful trading market at the moment, depending upon which instrument you're trading. Thanks so much, Mr. Maguire, for taking your time out for CNBC आवाज this morning. तो यहाँ पर साफ तौर पर पीटर मैगवायर कहते हुए कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर हिंदुस्तान की रेटिंग भी अब आगे चलते बढ़ती नजर आए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा उन शेयरों पर जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा आज एक्शन। स्टॉक की न्यूज इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब वक्त हो गया ये जानने का कि कौन से शेयर हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे दो सहयोगी वरुण और सोनम। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर नजर रखी जाए आज? गुड मॉर्निंग। आरईसी के साथ शुरुआत करते। कल इसका ओएफएस मार्केट में हिट हुआ था, जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सरकार के वित्त वर्ष 2016 की डाइवेस्टमेंट प्रक्रिया को एक जबरदस्त बूस्ट मिला है। आरईसी का ओएफएस 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल निवेशक की तरफ से पहली बार इतना जबरदस्त रिस्पांस 9 गुना सब्सक्राइब हुआ है रिटेल पोर्शन का, और 325 रुपए का इंडिकेटिव प्राइस दिखाई दे रहा है, जबकि फ्लोर प्राइस 315 रुपए का था। आपको बता दो सरकार ने यहाँ पे 5% की हिस्सेदारी कंपनी में बेची है, और सरकार लगभग 1550 करोड़ रुपए से जुटा पाई है। वही इन्फोसिस को लेकर एक बड़ी खबर यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि स्मॉलर छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर अनसर्टेनिटी और जो क्लाइंट्स की तरफ से टाइटनिंग हो रही है स्पेंडिंग को लेकर, उसके चलते इन्फोसिस अगले साल से अपना जो क्वार्टरली गाइडेंस है वो देना बंद कर सकता है, और केवल अपने जो सालाना गाइडेंस है उस पर स्टिक करते हुए नजर आएगी आपको ये कंपनी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पे एडवेंट इंटरनेशनल टीम अप कर रही है सीमसेक के साथ, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के कंज्यूमर कारोबार को खरीदने के लिए। आपको बता दूं कंज्यूमर कारोबार कंपनी काफी वक्त से बेचने की कोशिश कर रही है अपने कर्ज को कम करने के लिए। वही कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और लगातार बढ़ते कर्ज के कारण फिच ने सेल का जो आउटलुक है वो नेगेटिव कर दिया है। ऑप्टो सर्किट, सीमेंस, पॉलीमोडिक्योर जैसी मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियों पे नजर, जहां पे अब तक दवाएं मतलब प्राइस कंट्रोल के अंदर आती थी, लेकिन अब मेडिकल डिवाइसेस भी इसमें शामिल हो सकती है। सरकार अहम मतलब एसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस की लिस्ट बना रही है, जिसको एनपीपीए जो ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर है वो कंट्रोल करेंगे, इनके दाम फिक्स करेंगे और उनको मॉनिटर भी करेंगे। वहीं अडानी पावर के काउंटर पर नजर रखें, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि इस कंपनी के जो बैंकर्स हैं उन्होंने जो 525 का मॉडल है, जो रूल है, उसके तहत इस कंपनी का जो लोन पेमेंट रीपेमेंट पीरियड है उसे 10 साल से बढ़ा के 19 साल कर दिया है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक एबीजे शिपयार्ड के क्रेडिटर्स चाहती है कि प्रमोटर्स अपना कुछ हिस्सा बेचे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को, जिसके जरिए थोड़ा सा पैसा कंपनी में इन्फ्यूज होगा और साथ ही टॉप मैनेज में भी कुछ बदलाव करे। आपको बता दूं ये कंपनी फिलहाल सीडीआर में है। वहीं याद जगह आज आयोनिक्स विंड की लिस्टिंग होगी। इस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इसका इशू प्राइस 325 रुपए का है। और आखिर में दो काउंटर्स पर नजर रखेगा। अर्निंग्स सीजन की पूरी तरह शुरुआत हो रही है। सीएमसी बजाज कॉर्प आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी।
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो देंगे आज के सेशन की तैयारी करने में हमारी मदद और रणनीति भी। साथ ही हम जानेंगे कि उनसे किस तरह आगे बाजार को ट्रेड किया जाए। शुरुआत करते हैं तकनीकी राय के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजत के boss.com के रजत बॉस। रजत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप किस बात से ज्यादा खुश हैं, मूडीज की तरफ से जो रेटिंग आउटलुक अपग्रेड होने की बात हो रही है वो, या फिर कल देर रात आपकी टीम ने जबरदस्त शुरुआत की है, कोलकाता नाइट राइडर्स जीतकर अब इस IPL 8 की सीजन की शुरुआत करती हुई दिख रही है? देखिए, इन दोनों में आप एक्चुअली क्या बोलते हैं कि आप घर पे बुलाया, वो प्लेट में अच्छी मिठाई दिया, देने के बाद में बोलते हैं कि नहीं आप डायबिटिक हो चाहे नहीं हो, एक ही लीजिए, दो मत लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता अनिल जी, हम दोनों ही ले लेंगे। बिल्कुल लीजिए, दोनों लीजिए। तो अब बताइए फिर, एक तो आपका मूड सेंटीमेंट वैसे ही अच्छा है कल की जीत के बाद, और दूसरी तरफ से ये पॉजिटिव खबरें कितना ऊपर और ले जाएंगे निफ्टी को, ये बताइए। देखिए, निफ्टी कल 87.14 पे बंद किया है। ये 8,720 के ऊपर सस्टेन करते, कल तो सस्टेन नहीं किया, 30 तक गया लेकिन नीचे आ गया। लेकिन आज एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो पॉजिटिव न्यूज है इसके चलते एक बार ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एज सच मैं मानता हूं कि अपसाइड क्रिटिकल जोन वो 8,752 से लेकर 8,798 के बीच में है। तो एटलीस्ट ये जोन को आज के दिन ये टेस्ट करेगा, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं। और इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि देखिए, मैं इस रैली के बारे में थोड़ा सा स्केप्टिकल था, क्योंकि हमको नहीं लगता था कि 8,700 के ऊपर ये सस्टेन कर पाएगा। लेकिन जब सस्टेन कर रहा है तो एक बार ये जो सप्लाई जोन है इसको ऊपर की तरफ टेस्ट करेगा। और बुल के लिए अच्छी खबर ये है कि 8,670 से लेकर 8,630 ये जो सपोर्ट जोन है, ये जब तक नहीं टूटता है तब बुल के लिए कोई खास खतरा पैदा नहीं होगा। अभी भी कुछ हेडरूम ऊपर की तरफ है, और हो सकता है कि डिप हो भी जाए तो भी वो नीचे की लेवल पे बाइंग करने के लिए आएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कल आप देखे होंगे, परसों जो देखा था कल भी उसका रिपीट देखा। वो क्या है, वो ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स अगर दिखेंगे तो उसमें ये देखा कि पुट राइटर्स काफी जबरदस्त रुख से पोजीशन बना रहा था, और सिर्फ 8800 का कॉल जो है उसमें कुछ राइटिंग चल रहा है, बाकी सब जगह पे कवरिंग देखा। मतलब ये अभी एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म बुल के ग्रिप में अभी मोमेंटम है, तो वो ऊपर की तरफ ले जाने का चेष्टा तो करेगा ही। कभी ना कभी जाके करेक्शन आएगा, वो देखेंगे, बट फिलहाल लगता है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट चल रहा है। बट अनिल जी, साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि ये रैली हम फिर भी पुल बैक रैली मानते हैं, क्योंकि इसके बाद में वो डाउन ट्रेंड का जो खतरा पैदा हुआ था, वो अब जब तक बैंक निफ्टी सुधर ना जाए तब तक वो खतरा हटेगा नहीं सामने से। इसलिए थोड़ा सा कॉशस होके ही काम करना चाहिए। मेरा सवाल रजत, हाय, गुड मॉर्निंग, आपसे यही था कि बैंक निफ्टी जो है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अंडर परफॉर्म कर रहा है बाजार को, और कुछ हैवी वेट्स ही हैं जिनमें तेजी देखने को मिल रही है, इन्फोसिस, रिलायंस, ITC मिसाल के तौर पर। कल ये बताइए, अगर यहां से बाजार को और ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को जाहिर सी बात है चलना पड़ेगा। आपको लगता है चलने के लिए तैयार है ये? देखिए, बैंक निफ्टी के बगैर चलना अभी तक चल रहा है। और एक चीज देख लीजिए, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, ये सब काउंटर में तेजी आता है। इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि आप देखिए इसमें इंडेक्स वेट ज्यादा है। कल जो चीज मुझको अच्छा लगा कि ओवरऑल द रैली हैज गॉट क्वाइट ब्रॉड बेस्ड एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग स्टॉक्स। तो ये अभी मेजर जो रेजिस्टेंस जोन है जो कि 8750 से 8850 तक है, उसको टेस्ट करने के लिए तैयार हो बैठा है। अभी चलेगा तो बैंक निफ्टी साथ देगा तो वो पार कर लेगा। अगर बैंक निफ्टी फिर भी साथ देना नहीं मांगता है तो मेरे ख्याल से कुछ मुनाफा वसूली तो ऊपर में देखने को मिलेगा, ऐसा ही मुझको लगता है। तो तेजी के बायस के साथ रहे, लेकिन ऊपर के लेवल पर सावधान में रहना जरूरी होगा, क्योंकि किसी भी वक्त आपको मुनाफा वसूली आ सकती है। बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस शायद बाजार के लिए मुश्किल होती नजर आए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा स्टॉक्स पर, जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। आपके लिए तैयार करेंगे रणनीति इस ब्रेक के बाद।
चलिए अब लेते हैं वायदा कारोबार की रणनीति। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ, धीरे धीरे निफ्टी लगातार हायर लेवल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जो तकनीकी भाषा में कहते हैं हायर टॉप हायर बॉटम। आज भी फिर से एक मजबूत शुरुआत के आसार दिख रहे हैं जिस तरह का माहौल है। क्या लग रहा है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए निफ्टी को, और अब क्या टारगेट्स आपके लिए हैं, इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या दिखता है, ये सब बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। लास्ट फोर्टनाइट हम कह रहे थे कि मार्केट में थोड़ा लाइट रहना चाहिए, और लास्ट वेडनेसडे हमने कहा था आपके चैनल पे कि हम पॉजिटिव बायस से ट्रेड करेंगे मार्केट, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 पॉइंट के आसपास का बाउंस बैक आ सकता है, और ये हम 8,350 के आसपास की बात कर रहे थे। हमें पहले लगा था कि 8,600 के आसपास मार्केट शायद सपोर्ट लेगा, लेकिन जिस तरह से एफआईएस की कैश बेस बाइंग, और अब हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स में भी उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। इनफैक्ट नाउ देयर आर 2 ट्रेडिंग सेशंस, कल का सेशन और 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले भी एफआईएस ने कुछ 600-700 करोड़ की लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी इंडेक्स फ्यूचर्स में। एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो सिंस बिगनिंग ऑफ अप्रैल सीरीज तकरीबन 8,500 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस की बाइंग हुई है, और ज्यादातर इसमें पुट ऑप्शंस में बाइंग हुई है, और जिसके चलते हुए पुट कॉल रेशियो 0.86 का 1.04 के आसपास आया है। नाउ दिस क्लियरली सजेस्ट दैट पुट बाइंग हुई है, लेकिन क्या पुट बाइंग की है तो क्या मंदी आएगी बाजार में? आंसर टू दैट इज नो, बिकॉज ये पुट बाइंग हो रही है लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग इक्विटी के अगेंस्ट ये पुट बाइंग हो रही है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सिग्नल हो सकता है अगर पार्टिसिपेंट सिर्फ ये देखे कि एफआईएस पुट बाय कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस पुट अपने इक्विटी लॉन्ग इक्विटी पोर्टफोलियो के सामने, अपनी लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स के सामने पुट बाय कर रहे हैं, तो ये मंदी के आसार नहीं है। मुझे लगता है कि ये मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है मुझे। एट करंट लेवल से अगर मैं देखूं तो 8550 8600 जहां में पहले लग रहा था कि मार्केट रेसिस्टेंस लेगा, ये अब एक स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता है, और मार्केट में हम देख सकते हैं 8900 ये एक नया रेसिस्टेंस उभर के आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जिनकी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है बाजार में, उन्हें अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बरकरार रखनी चाहिए, और जो शॉर्ट पोजीशंस बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड वेट, डोंट फॉर्म एनी शॉर्ट पोजीशंस एज ऑफ नाउ। शॉर्ट पोजीशंस है सिद्धार्थ, उनको क्या कवर करना चाहिए? मुझे लगता है कि कवर करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से कल के सेशन में भी अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर एफआईएस का 1000 करोड़ के ऊपर की लॉन्ग पोजीशंस बनी है, और एफआईएस ने काफी अरसे बाद इतनी तगड़ी लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स में बनाया है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में जब उनकी लॉन्ग पोजीशन बनती है तभी एक मार्केट में अच्छा डायरेक्शन आता है। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट ट्रेडर्स को किसी आस में फिलहाल अभी खड़े रहना चाहिए अपनी शॉर्ट पोजीशंस में, और काटनी चाहिए शॉर्ट पोजीशंस। आनंद फाइनेंशियल्स के देवांग मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय देवांग, गुड मॉर्निंग। शॉर्ट ट्रेडर्स काफी आज अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह से मूडीज की खबर आई है। ये बताइए, क्या शॉर्ट कवरिंग रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है, जिस तरह से हमने पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में 2.5% की तेजी निफ्टी में देखी? गुड मॉर्निंग हेमंत। हमें लग रहा है कि जिस तरह से 2-3 दिन से पार्टिसिपेशन आया है मार्केट में, अगर आप सेक्टर्स देखें, अगर आप मिड कैप देखें, स्मॉल कैप मेरे ख्याल से 7 ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो जिस तरह से एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी ऑलराउंड पार्टिसिपेशन आया है, तो मुझे लग रहा है आज की जो न्यूज है वो शायद बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए भी काफी हद तक पॉजिटिव हो सकती है। तो आई थिंक सेक्टर वाइड पार्टिसिपेशन पूरा आ सकता है, जिसके कारण मार्केट में लीडरशिप का कोई इश्यू नहीं है। जितनी भी पहले एक सेक्टर चल रहे थे, अब हमें लग रहा है कल आईटीसी, रिलायंस, ऑल सब दिग्गज स्टॉक्स भी चल रहे थे, तो हमें लग रहा है कि यहां से तेजी के आसार बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये भी जो मूडी ने किया है, ये भी काफी हद तक रीअफर्म करता है कि लास्ट 20-25 दिन में जितने भी स्टेप्स हुए, राइट फ्रॉम कोल बिल टू माइंस एंड मिनरल बिल टू इंश्योरेंस बिल टू जो इन्होंने गैस प्राइस पुलिंग का किया, काफी चीजें हो रही है जो ग्राउंड लेवल पे धीरे धीरे इसके मूव्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक वी आर इन फॉर एक्साइटिंग टाइम्स। हमें लग रहा है कि यहां से और 150-200 पॉइंट की तेजी हो सकती है। ओके, 150 से 200 पॉइंट की तेजी और निफ्टी पर बन सकती है, यानी कि 8,850 8,900 की रेंज में बाजार जाने की कोशिश यहां से कर सकता है। लेकिन देवांग, जिस पॉइंट को आप हाईलाइट कर रहे थे कि बैंक स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन नहीं होने के बावजूद बाजार मजबूत है, और मूडीज ने जो बड़ा कदम उठाया है, रेटिंग आउटलुक अपग्रेड किया है, पॉजिटिव किया, उसमें भी एक नेगेटिव बात जो दिख रही है वो यही दिख रही है कि बैंक्स को लेकर अभी भी मूडीज कंफर्टेबल नहीं है। राइट, वो कह रहे हैं एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं बरकरार है, अभी भी दिक्कतें हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या एक और जहां रेटिंग अपग्रेड की वजह से करेंसी मार्केट में सुधार होना चाहिए, बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स गिरने चाहिए, बैंकिंग शेयरों को कायदे से बढ़ना चाहिए, बढ़ेंगे या नहीं?
आई थिंक मुझे लग रहा है यस बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह का वैल्यूएशन गैप प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक के बीच में बढ़ गया है, हमें अभी भी अगर कन्विक्शन के साथ कहना हो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज्यादा पसंद है फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। मोमेंटम ट्रेडर्स भी हो, अगर किसी को थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड भी लेना हो तो प्राइवेट बैंक्स आर दो बेटर। बट पीएसयू बैंक्स, अगर किसी का एक साल के ऊपर का नजरिया हो तो मुझे लग रहा है ये जो एसेट क्वालिटी इश्यूज है वो 1 से 2 क्वार्टर तक रेंज करने वाले हैं। तो यहां पे अगर आपको ये क्वार्टर में भी अगर कुछ पीएसयू बैंक्स जैसे दिग्गज पीएसयू बैंक्स है एसबीआई या बीओबी, इनके नतीजों में आपको अगर थोड़ी खराबी लगे तो यहां से आई थिंक बॉटम आउट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब स्टॉक्स बॉन्ड यील्ड्स के गिरते आगे जाके, ये तो सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स आर हेडेड डाउनवर्ड्स, जिस तरह एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ने लीड लेके काफी और बैंक्स भी कर रही है। तो हमें लग रहा है कि रेट कट भी आगे होंगे और ये भी होगा, तो मुझे लग रहा है कि बॉन्ड यील्ड्स काफी नीचे आएंगे और इनके ट्रेजरी गेन्स भी बढ़ जाएंगे। तो एसबीआई, बीओबी जैसी बैंक्स में धीरे धीरे हम एक्सपोजर बढ़ाना शुरू करेंगे। अच्छा, कोल इंडिया ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? कल के सत्र में हमने देखा अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिस तरह से ई ऑक्शन के ऊपर जो कैप है वो हटाने की घोषणा करी सरकार ने। आज कुछ बड़े जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। मैक्वायरी का कहना है कि आउट परफॉर्मर रेटिंग बरकरार है, 452 का लक्ष्य उन्होंने सुझाया है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आगे सरकार जिस तरह से कोल लिंकेजेस का ऑक्शन करने की योजना बना रही है वो भी काफी पॉजिटिव होगा। क्या और मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल सकती है स्टॉक में? देखिए, एक्सेप्ट ये बोलना चाहिए कि इसमें जो चार्ट फॉर्मेशन है ये 90 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद में ये मूवमेंट दिया है। बट इन दिनों में ये जो अप ट्रेंड चल रहा है 80 to 70 से, इसमें एक चीज हमने देखा है कि जो चीज आज चलता है वो कल नहीं चलता है, जो कल चला है वो आज नहीं चलता है। तो इसके चलते इसमें अगर आज थोड़ी सी इक्वाली आए और थोड़ा नीचे की तरफ दिखे तो मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। मैं 400 के ऊपर का टारगेट तो नहीं दूंगा, मुझको लगता है ये 385 से लेके 398 ये रेंज एक बार ऊपर की तरफ दिखाएगा। 385 में छोटी सी रेजिस्टेंस सप्लाई प्रेशर आ सकता है, बट मेन सप्लाई प्रेशर मैं एक्सपेक्ट करता हूं 395 से 400 के बीच में। 400 पार करने के बाद में अगर सस्टेन करे तो इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट फिलहाल इसमें मंदी खेलने की कोई जगह नहीं है। ऊपर की तरफ में सेलिंग मत कीजिए। ओके, बिकवाली न करें, ये राय आती हुई कोल इंडिया पर रजत की तरफ से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आरईसी, स्टार परफॉर्मर और सरकार का डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम, शायद देवांग इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। जबरदस्त रेस्पॉन्स, 5 गुना इशू भरता हुआ नजर आया और रिटेल कैटेगरी में तो 9 से 10 गुना। 333 रुपए 50 पैसे ये रिटेल कैटेगरी का कट ऑफ प्राइस है। 315 की फ्लोर प्राइस के सामने डिस्काउंट मिलाकर भी फ्लोर प्राइस के ऊपर जा रहा है। 316 रुपए 80 पैसे ये प्राइस बनती है जिस पर रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिलेगा, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 327 रुपए 25 पैसे। स्टॉक कल इससे ऊपर 330 रुपए पर जाकर बंद हुआ है। अब क्या लगता है इस रेस्पॉन्स को देखते हुए कितनी और तेजी बन सकती है आरईसी के स्टॉक में? आई थिंक अनिल जी, ये हमारा बेहद ही फेवरेट स्टॉक है। बहुत समय से हम इसको एक पावर का प्रॉक्सी प्ले समझकर बोल रहे हैं। हर एक इन्वेस्टर को ये बाय करना चाहिए। और डिस्क्लेमर ये होगा कि हमने बहुत ही ओएफएस में हमने इसको सब्सक्राइब करने का बेहद ही स्ट्रांग केस बताया था। और 2 दिन पहले जब लोग इसको शॉर्ट करने के लिए बोल रहे थे कि ये शॉर्ट कर दो, आप फ्यूचर में शॉर्ट कर दो और आपको यहाँ पे कैश में इसको वापस ले लेना, वो सब काफी लोग कल भी कर रहे थे और आज भी कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आरईसी यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है और यहाँ से हमको लग रहा है 1.2 प्राइस टू बुक के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। 23-24% के आरओईज, बेहद ही वंडरफुल स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी के आसार है और हमारा फंडामेंटल टारगेट भी इस पे अराउंड 380 के अराउंड है। ओके, चलिए, आरईसी पर दिवांग अब भी बुलिश हैं ओएफएस के बाद भी। चलिए, वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर उनसे चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हम चर्चा कर रहे हैं अपने 3 खास मेहमानों से। रजत, देवांग और सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। देवांग कह रहे थे कि आरईसी में अभी भी तेजी करनी चाहिए। देवांग, ये बताइए, आइनॉक्स विंड का आईपीओ भी आज लिस्ट होने वाला है और ग्रे मार्केट में हमने इसको बेहतरीन रिस्पांस देखा था। वैसे 18 गुना सब्सक्राइब भी ये इशू हुआ था, यहां पर भी रिटेल ने दुगना सब्सक्रिप्शन लगाया था। ये बताइए, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना ऊपर ये खुल सकता है और क्या करना चाहिए फिर?
आई थिंक कितना ऊपर खुलेगा बहुत डिफिकल्ट है कहना, लेकिन ऊपर खुलेगा फिर भी हम होल्ड रिकमेंडेशन देंगे इस पे। इसका कारण है हमने इसको सब्सक्राइब करने का रिकमेंडेशन उस समय पे दिया था और हमें लग रहा है कि बहुत समय के बाद प्राइमरी मार्केट में एक अच्छा रुझान देखने मिल रहा है और ये पार्टिसिपेशन अगेन दिखा रहा है कि रिटेल को भी इंटरेस्ट है, हर तरह से कंज्यूमर सेंटीमेंट हो या इन्वेस्टर सेंटीमेंट हो या जनरली आप देखें तो इंडस्ट्रियल सेंटीमेंट भी सुधरते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक एक ऐसा अलग तरह का स्टॉक है, बहुत समय के बाद एक अच्छा आईपीओ आया था जहां पे एक समथिंग ऑन द टेबल भी रखा गया था क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स के लिए। तो वी फील कि यहां पे थोड़ा सा ऊपर अगर 15-20%, 25% ऊपर खुलता है तो भी हम होल्ड कहेंगे। अभी बाय करने का यहां से हम पहले नहीं कहेंगे, लेकिन नीचे आता है अगर स्टॉक तो आई थिंक एवरी अपॉर्चुनिटी विल बी अ गुड टाइम टू एंटर। जो मेरा अंदाजा है शायद 400 रुपए के आसपास लिस्टिंग हो, 325 रुपए की इश्यू प्राइस थी, 400 रुपए पर अगर लिस्ट हो तो क्या उसके बाद भी होल्ड करेंगे? क्या और अपसाइड बन सकती है? डेफिनेटली होल्ड करेंगे क्योंकि इसमें एपिटाइट काफी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 1000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था, तो इसमें और इंस्टीट्यूशनल एपिटाइट बढ़ सकती है ये स्टॉक के लिए। तो वी फील कि दिस इज अ गुड होल्ड। बिल्कुल। तो 400 रुपए की जी आइनॉक्स विंड का इशू आज अच्छा खुल सकता है। कल हमने देखा आरईसी में क्या हुआ और एडलैब्स में भी लोगों ने पैसे बनाए। हाँ, मतलब एडलैब्स भी जिस तरह से लोग सोचे थे कि बुरा होगा वैसा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन इसके साथ ही हेमंत एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है, वो है सुज़लोन, क्योंकि विंड पावर की एक और दूसरी कंपनी सुज़लोन, और यहाँ पर भी एक काफी अच्छा रनअप हुआ है। आज दमदार लिस्टिंग का क्या सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है चार्ट्स पर? क्या सुज़लोन खरीदने की राय है आपकी? रजत क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, मैं आज के दिन सुज़लोन को बाई करना चाहूंगा, क्योंकि सुज़लोन कल थोड़ा सा करेक्ट किया है, लेकिन इसको देखते हुए लगता है कि ये 32 से 34 रुपया आने वाले दिनों में एक बार दिखाने की पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है चार्ट में। फिलहाल फॉर एन इंट्राडे ट्रेड आई वुड से कि 27 रुपया 80 पैसा के नीचे स्टॉप लगाइए, 29 रुपया 40 से लेके 29 रुपया 90 पैसा तक एक बार टारगेट मान के इसमें तेजी का सौदा आप कर सकते हैं। सेल एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सिद्धार्थ आपकी राय लेना चाहूंगा। यहाँ पर फिच ने दरअसल आउटलुक को नेगेटिव किया है। ये बताइए सेल के आपको डेटा कैसे लग रहे हैं और यहाँ पर कोई ट्रेड बनता है क्या आज? सेल एक रेसिस्टेंस के पास है, अराउंड 74-75 का रेसिस्टेंस है। जिस तरह से हम मेटल सेक्टर में बाउंस बैक देख रहे हैं, बी टाटा स्टील, हिंडाल्को विथ लॉन्ग फॉर्मेशन, सेल में भी हमने थोड़ा बहुत लॉन्ग फॉर्मेशन देखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूज आई है इसके चलते हुए स्टॉक शायद थोड़ा करेक्ट हो, कैन प्रॉब्ली गो बैक टू 70 ऑड लेवल्स, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा मुझे नहीं लगता है। इट्स अ मेटल सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है और ये सब जानते हैं, जो रेटिंग एजेंसी कह रही है कि डेट ज्यादा है और दैट्स द रीजन मेटल सेक्टर्स आर अंडर परफॉर्म। तो ये एक रिएटरेशन हो रहा है कि प्रॉब्लम है, जबकि सबको पता है कि प्रॉब्लम है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये 72 का स्टॉक 65 हो जाएगा या 60 हो जाएगा। 2-3 रुपए शायद स्टॉक करेक्ट हो सकता है, मुझे उससे ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है इसमें। ओके, लेकिन सिद्धार्थ एक और स्टॉक क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इस पर आपसे राय लेना चाहूंगा क्योंकि खबरें आ रही फिर से रिपोर्ट्स इनके कंज्यूमर बिजनेस को बेचने की बात काफी लंबे समय से चल रही थी। एडवेंट और टेमासेक यहाँ पर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। 5000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन किया जा रहा है। क्या क्रॉम्पटन कल के शानदार उछाल के बाद और ऊपर जा सकता है या फिर सेल ऑन न्यूज हो जाएगा आज? जी, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव ओपिनियन है। पहले तो खास करके एफएनओ डेटा को लेके हम देख रहे थे कि 160-165 के बीच में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ और वहां पे हमने लॉन्ग पोजीशंस भी सजेस्ट की है 164-165 के आसपास। सो डिस्क्लेमर दैट आवर क्लाइंट्स आर होल्डिंग लॉन्ग पोजीशन इन इट। हमारा टारगेट इसमें 195 से 198 का है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई है कल के सेशन में या पहले, उन्हें होल्ड करना चाहिए और अच्छा खासा अपसाइड दिख रहा है मेरे स्टॉक में, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू योर लॉन्ग पोजीशंस। ओके, तो ये राय निकल कर आ रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। लेकिन देवांग, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी अब निकलने जा रहे हैं 3 देशों की यात्रा पर, ये बताइए कुछ डिफेंस से रिलेटेड शेयर, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड स्टॉक्स, कहीं आपको लगता है आज तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि ट्रेडर्स इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दरअसल ढूंढते हैं बाजार में?
आई थिंक मुझे लग रहा है कि काफी हद तक डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा मूव आना शुरू हो गया है और लोगों को जो भी मेक इन इंडिया का थीम है उसके कारण भी डिफेंस में एक अच्छे मूव्स आए थे। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हर सेक्टर धीरे धीरे पार्टिसिपेशन में आ रहा है और जब हम तेजी की बात करते हैं यहाँ से, तो आई थिंक जो लेगार्ड सेक्टर्स भी रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी परफॉर्म करने की ट्राई कर रहे हैं। हमने 1-2 दिन पहले देखा था मेटल भी परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे लग रहा है जैसे आपने कहा डिफेंस में समथिंग लाइक BEL हो या रोल्टा हो, ये सब स्टॉक में आपको एक अच्छा रुझान देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि L&T, भारत फोर्ज, ये सब स्टॉक्स भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिख रहे हैं। दिग्गज स्टॉक्स मेरे ख्याल से और ज्यादा अच्छा करेंगे आज। चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे प्री ओपनिंग सेशन, जहां बताएंगे आपको आज रुपए की चाल कैसी रह सकती है, खास तौर पर जिस तरह से मूडीज ने आउटलुक को अपग्रेड किया है, जी हां, स्टेबल से पॉजिटिव आउटलुक किया है रुपए का। ओपनिंग ब्रेक के उस पार पहला सवाल।